हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के टॉप 15 प्रश्न के बारे में। दोस्तों, आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ऐसा प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूं और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। और इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है, जिस प्रकार सोना का संबंध सुनार से है, जिस प्रकार सोना का संबंध सुनार के साथ में है, वही रिलेशन चमड़ा का क्वेश्चन मार्क के है। और क्वेश्चन मार्क की जगह पे इन चारों ऑप्शन में से क्या आएगा, यही बात को बताना है। और भी प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। हमारे पास जो आकृति मिसिंग नंबर का चैप्टर से प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर लुप्त संख्या के बारे में बताना है। इसके लिए भी 4 ऑप्शन दी गई है। यहाँ पर और भी प्रश्न है, बहनें हैं, भतीजा, बहन, भतीजा और माताएं, इस तीनों के बीच में सही बिनारे कौन सा बनेगा, यही हमें टिक करना है। ठीक है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 41 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 40 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे का सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न का है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से कि क्या कह रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। चलिए मेरे दोस्त, पहला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है। मिसिंग नंबर चैप्टर से इस प्रश्न को लिया गया है। यहाँ पर क्या कह रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। हमारे पास जो आकृति दी गई है, इस आकृति में क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा ऑप्शन आएगा, यही बात को बताना है। ठीक है। तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताइए कि आपने कितना प्रश्न सही कर पाए। चलिए हम बताते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर देखो क्या लॉजिक का यूज किया गया है। देखो यहाँ पर जो लॉजिक है मेरे दोस्त, देखो ऊपर वाले दो खंड, ऊपर वाले दो टुकड़ा 11 और 12 को गुना करके, नीचे वाले दो टुकड़ा 6 और 9 का गुना करके इसमें से घटा देंगे तो 78 मिल जाएगा। कैसे, यहाँ पर हम करके दिखा रहे हैं आपको, देखो ध्यान से। यानी कि 11 गुना कर देना है 12 से, 11 गुना कर देना है 12 से, 11 गुना कर देना है 12 से, माइनस कर देना है, यहाँ पर माइनस कर देना है मेरे दोस्त। अब 6 गुना 9 करके, 6 गुना 9, बस बात क्लियर, यहीं से बात बन जाएगी। देखो 11 गुना 12 हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 के 2 हासिल कितना 2, 11 कम 11 2 13, 132 हो जाएगा। 11 गुना 12 करेंगे तो 132 हो जाएगा। आई हो जाएगा 9 गुना 6 कितना हो जाएगा 54। और इसको घटाने के बाद 132 में से 54 को घटाने के बाद मेरे दोस्त कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 78। 7 और 8 78 बचेगा। और आप लोगों के सामने भी बीच में 78 दिया गया है, तो यहाँ पर का लॉजिक लगेगा, ई लॉजिक तो आप लोग को समझ में आ गया है। क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है, इन दोनों को गुना करना है, बस इसमें से इसको घटा देना है, बीच वाला नंबर हम लोगों के सामने मिल जा रहा है। चलिए तो हम अब दूसरी आकृति में ऐसा ही लॉजिक लगा देंगे। बिल्कुल इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे, इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे, घटा देंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर 14 गुना 10 करेंगे, 14 गुना 10 तो कितना हो जाएगा, 14 गुना 10 140 हो जाएगा। ये बात समझे। बिल्कुल, अब इन दोनों को गुना करेंगे, 7 गुना 8 तो 8 सतह कितना होता है 56। बस 140 में से 56 को हम घटा देंगे, 140 में से 56 को घटा देंगे, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ बचा 13, 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा मेरे दोस्त। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त कितना, वो 84 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आएगा तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, जरूर समझ चुके होंगे। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष से लिया गया है। क्या है प्रश्न, ध्यान से देखिए। प्रश्न है सभी ग्लास रेत हैं और सभी रेत पृथ्वी है। ठीक है, ये बात को समझना है। यहाँ पर क्या है, सभी ग्लास रेत है। तो देखो यहाँ पर एक वेन डायग्राम बनो, जितना भी ग्लास है एक ग्लास, सभी ग्लास क्या है मेरे दोस्त, सभी ग्लास आ जाएंगे रेत के भीतर, तो ये हो जाएंगे रेत। ठीक है, चलिए शॉर्ट में ही लिखते हैं, ग से ग्लास, रे से रेत। ठीक है, अच्छा सभी रेत पृथ्वी है। ये जितना भी रेत है ये सभी रेत क्या है मेरे दोस्त, ये सभी रेत क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी है तो इसे हम लोग प्री से डिनोट कर दे रहे, पृथ्वी है। ये बात को आप लोग जरूर समझ चुके होंगे कि मेरे दोस्त सभी ग्लास जो है वो रेत के भीतर आ गए और जितना भी रेत है वो क्या है, सभी पृथ्वी है। तो इसका वेन डायग्राम ऐसा तो हमने बना लिया। अब हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष क्या है, सभी ग्लास पृथ्वी है। देखो सभी ग्लास पृथ्वी है। देखो ग्लास का सर्किल कौन सा है, इतना भाग। अब पृथ्वी का सर्किल कौन है, ये बाहर वाला भाग। तो हम लोगों से पूछा गया है कि सभी ग्लास पृथ्वी है। ये बताइए कि जितना भी ग्लास का इतना भाग सर्किल क्या पृथ्वी के भीतर में आ रहा है, बिल्कुल भीतर में आ रहा है। पृथ्वी के अंदर ग्लास है, इसका मतलब सारे ग्लास पृथ्वी है। इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा, कुछ पृथ्वी रेत है। मेरे दोस्त पृथ्वी का इतना जो भाग है यही है, पृथ्वी का ये पूरा भाग सर्किल है। अच्छा इसका इतना भाग क्या है मेरे दोस्त, रेत है। देख रहे हैं इतना भाग क्या है, रेत है। तो ये बताइए जो रेत है ये पृथ्वी का ही तो भाग है, बिल्कुल। रेत जो है इतना इतना जो भाग है ये पृथ्वी का ही भाग है, बिल्कुल पृथ्वी का ही भाग है। इसका मतलब ये बात भी बिल्कुल सही है कि कुछ पृथ्वी रेत है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, दोनों फर्स्ट और दो कथन पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो ऐसे प्रश्न को इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। किसी भी भाई को अगर समझ में नहीं आएगा तो आप जरूर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मित्र अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर प्रश्न। क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है अगर शिव बिंदु ए से चलना प्रारंभ करके 5 मील पूर्व की ओर जाता है तब वह बाएं मुड़ता है और 4 मील उत्तर की तरफ जाता है। वह पुनः बाएं मुड़ता है और 3 मील जाता है। अंत में वह किस दिशा की तरफ जा रहा है। हमारा डायरेक्शन का प्रश्न है, तो सबसे पहले डायरेक्शन तो हम लोगों को बनाना पड़ेगा ताकि आपको याद दिला दूं। तो देखो जब भी पेपर पे हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं मेरे दोस्तों, कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, और ये डायरेक्शन होता है क्या, एक्चुअल में ऊपर में होता है उत्तर। जब भी पेपर पे हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं मेरे दोस्त, तो ऊपर में हमेशा उत्तर लेते हैं। ठीक है, ऊपर में हमेशा उत्तर होता है, नीचे में हमेशा दक्षिण होता है, और दाहिने बगल में हमेशा पूर्व होता है, और बाएं बगल में हमेशा पश्चिम होता है। ये बात को दिमाग में सेट कर लीजिएगा। चलिए, तो प्रश्न कहता है अगर शिव बिंदु ए से चलना प्रारंभ करके 5 मील पूर्व की तरफ जा, मील क्या है, यूनिट है, 5 मील पूर्व की ओर जाता है। मान लीजिए बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया है। ठीक है, और वो बिंदु प्रारंभ करके किधर जाता है, पूर्व की तरफ जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर वो पूरब की तरफ जाता है। ठीक है, पूरब किधर है, इस साइड में है, देख रहे हैं आप लोग, पूरब है दाहिने बगल। तो यहाँ से मान लीजिए चलना उसने शुरू किया, यहाँ से उसने चलना शुरू किया, यहाँ पर आ गया, बिंदु ए यहाँ पर है मान लीजिए। ठीक है, बिंदु ए यहाँ पर, यहाँ से उसने चलना शुरू किया, अब 5 मीटर चला पूरब दिशा की ओर। ठीक है, अच्छी बात है। तब वह पूरब की ओर जाता है, तब वह बाएं मुड़ता है और 4 मील उत्तर की तरफ जाता है। फिर से वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेगा तो फिक्स है कि इसका बायां ऊपर की तरफ होगा, बिल्कुल ऊपर की तरफ होगा, यानी उत्तर दिशा में जा रहा है। कितना, 4 मील जा रहा है। तो 4 मील जा रहा है तो हम 4 मील ऊपर की तरफ चला देंगे, इसको 4 मील ऊपर की तरफ चला दिए। वह पुनः बाएं मुड़ता है और 3 मील चलता है। फिर से वह बाएं मुड़ता है और 3 मील चलता है। ये बताइए जो इसका बायां अब होगा, उसका बायां हमारा उत्तर की, जब कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा होता है तो हमारा बायां उसका भी बायां होता है, हमारा दायां उसका भी दायां होता है। तो हमारा जो बायां है उधर वो मुड़ जाएगा, दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 3 मील चलता है। ठीक है, कितना चलता है मेरे दोस्त, 3 मील चलता है।
ठीक है। अब हम लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है वह किस दिशा की तरफ जा रहा है, ये बताइए मेरे दोस्त। यहाँ पर उस बेचारा किस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, इधर जा रहा है। इधर कौन सी दिशा होती है, इधर कौन सी दिशा होती है, तो मेरे दोस्त इधर डायरेक्शन में हम लोग देख रहे हैं पश्चिम दिशा होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा सही, पश्चिम दिशा। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को समझ चुके होंगे मेरे दोस्त। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है 4 नंबर। 26 जनवरी 1988 से 26 जनवरी 1988 से 15 मई 1988 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए कितने दिन होंगे। कहने का मतलब मेरे दोस्त 26 जनवरी 1988 से लेकर 15 मई 1988 तक, यानी 26 जनवरी और 15 जनवरी दोनों दिन को शामिल करना है। तो ये बताइए कि टोटल कितना दिन होंगे। ठीक है, कितना आसान प्रश्न हम आपको बता रहे हैं कैसे करेंगे। देखो यहाँ भी वर्ष सेम है, यहाँ भी वर्ष सेम है, तो वर्ष को तुम भूल जाओ बिल्कुल। यहाँ सबसे पहले जनवरी महीना को तुम काउंट करोगे, जनवरी, उसके बाद फरवरी, उसके बाद मार्च, उसके बाद अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उसके बाद में आता है मई। क्वेश्चन ने बोला है मेरे दोस्त दोनों दिन को शामिल करना है, दोनों दिन को शामिल करना है। अच्छा ये बताइए जनवरी में कितना है, 26 जनवरी है, मान लीजिए 26 जनवरी आज है, ठीक है मान लिए। तो हम प्रश्न बता रहा है कि 26 जनवरी को भी लेना है। तो जनवरी में मेरे दोस्त टोटल महीना जो होता है 31 दिन का होता है। 31 दिन में अगर हम 26 को घटा लेंगे तो कितना दिन बचेगा, 5 दिन बचेगा। ठीक है, जनवरी में अभी भी 5 दिन बाकी है, लेकिन मेरे दोस्त जो 26 तारीख है इसको भी लेना है, जो 26 तारीख है इसको भी लेना है। तो इसका मतलब कितना दिन होंगे, जनवरी में टोटल 6 दिन बचे हुए हैं। अभी कैसे गिना देते, एक 26 तारीख, अगला 27, अगला 28, फिर अगला 29, फिर अगला 30, फिर अगला 31, क्योंकि 26 तारीख को लेना है। तो एक दिन, 2, 3, 4, 5, 6, बिल्कुल। जनवरी में कितना दिन आ रहा है मेरे दोस्तों, जनवरी में 6 दिन आ रहा है। तो जनवरी में कितना लेंगे हम लोग, 6 लेंगे। जनवरी में अभी भी बचा हुआ है 6 दिन, तो 6 हम लेंगे। प्लस फरवरी मेरे दोस्त हम 29 दिन का लेंगे कि 28 दिन का लेंगे। मेरे दोस्त जो 1988 जो है ना, ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। 1988 है ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 4 से कटने का नियम होता है लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट जा रहा है, इसका मतलब पूरा संख्या भी 4 से कटेगा। तो 22 चौका 88 होता है मेरे दोस्त। इसका मतलब जो 1988 है एक लीप ईयर है, और जब लीप ईयर है तो यहाँ पर जो फरवरी होगा वो 29 दिन का होगा। तो फरवरी में कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा बिल्कुल। प्लस मार्च जो महीना होता है मेरे दोस्त वो 31 दिन का होता है। प्लस अप्रैल जो महीना होता है मेरे दोस्त वो 30 दिन का होता है, आप लोग जानते होंगे। अप्रैल जो महीना होता है वो मेरे दोस्त होता है 30 दिन का, ठीक है। अच्छा मई में हमें लेना है 15 मई तक, 15 मई तक दोनों दिन को शामिल करना है। इसका मतलब 15 मई तक लेना है। तो इसमें कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 15। अब इन सभी दिन को हम आपस में ऐड कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसको हम ऐड करते हैं मेरे दोस्त, कैसे ध्यान से देखिएगा। ऐड करते हैं 29 में, अगर हम कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में हम सक्षम हो सके। यहाँ देखो 31 गो आ 29 गो, ये दोनों मिला के 60 गो हो जाएगा। 31 गो आ 29 गो, ये दोनों मिला के 60 गो हो जाएगा बिल्कुल। 60 में 30 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा बिल्कुल। 90 में 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 105 हो जाएगा। और 105 में हम 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आया मेरे दोस्त आंसर, वो कितना है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। यानी जनवरी से लेकर मई तक टोटल 26 जनवरी और 15 मई को शामिल करने के बाद जो टोटल विषम दिन आए हमारे पास, विषम दिन है कितना दिन आया, वो टोटल दिन 111 आया है। हमने कैसे काउंट किए हैं, बिल्कुल थोड़ा सा वीडियो को बैक करके इसको दोबारा जरूर देखिए मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को समझ चुके होंगे मेरे दोस्त। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, 5 नंबर। यदि आप एक पंक्ति में दोनों छोर से 10वें व्यक्ति हो,
यदि आप एक पंक्ति में दोनों छोर से 10वें व्यक्ति हो तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। देखो इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, सबसे पहले लॉजिक समझा देते हैं। देखो एक हमारे पास पंक्ति है, मान लीजिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक पंक्ति में दोनों छोर से आप 10वें स्थान पर है, यानी इधर से भी 10वां है और इधर से भी 10वां व्यक्ति है, दोनों तरफ से गिना जाता है तो आप 10वें व्यक्ति होते हैं। मान लीजिए जब कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ बैठा होता है तो इधर क्या होता है, दायां होता है, इधर दायां होता है, और इधर क्या होता है, बायां होता है। ये बात सब कोई जानता है, इधर दायां और इधर होता है बायां, ये बात सब कोई जानता है मेरे दोस्त। तो इधर से भी 10वां और इधर से भी 10वां, इसका मतलब यहाँ पर जो व्यक्ति बैठा है ये 2 बार काउंट हो जा रहा है, इधर से भी 10 काउंट हो जा रहा है, इधर से भी 10 काउंट हो जा रहा है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं। जो फॉर्मूला होता है वो जानते हैं क्या होता है, कुल निकालने के लिए, कुल व्यक्ति निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हम लोगों को दायां दायां प्लस बायां, दायां प्लस बायां -1। -1 हम इसलिए करते हैं क्योंकि उस व्यक्ति को 2 बार काउंट कर लिया जाता है, इसीलिए -1 हम लोग कर देते हैं। तो दायां प्लस बायां -1। अब देखो दायां से व्यक्ति कितना है, दायां से भी 10 है प्लस बायां से भी 10 है, -1 कर देंगे। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 20 हो जाएगा। इस 20 में से 1 को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इस पंक्ति में टोटल कितना व्यक्ति है, 19 व्यक्ति हैं। और 19 किस ऑप्शन में दिया है मेरे दोस्त, 19 ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा सही, ठीक है। तो कितना आसान प्रश्न था मेरे दोस्त, तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आप लोग इसको जरूर समझ लिए होंगे। कुछ नहीं है, कुल व्यक्ति की संख्या निकलना है, दायां प्लस बायां -1 कर देंगे, दायां से भी 10 बायां से भी 10 -1 कर देंगे, 19 आ जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की तरफ। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त। कह रहा है A, P, R, X, S और Z एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है। एक पंक्ति में बैठे हुए कितना व्यक्ति हैं। देखो जब पंक्ति में जब दिशा नहीं दिया जाता है तो हमेशा मेरे दोस्त उस व्यक्ति को उत्तर की तरफ बैठाना होता है। अब पेपर में हमेशा उत्तर जो होता है ऊपर होता है, ये बात सब कोई जानता है बिल्कुल। तो सबसे पहले हम व्यक्ति को बैठा लेंगे। कितना व्यक्ति है, 2 4 5 6, टोटल 6 व्यक्ति है। तो 6 व्यक्ति को हम बैठाते हैं यहाँ पर, 1 2 6 व्यक्ति है पंक्ति में, तो टोटल 6 व्यक्ति को हम बैठाएंगे। पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति, छठा व्यक्ति, टोटल 6 व्यक्ति हैं। तो 6 को 6 हम यहाँ पर बैठा रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है हम लोगों से मेरे दोस्त, क्या पूछा जा रहा है इसको ध्यान से देखेंगे। जो प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर कह रहा है S और Z केंद्र में है, S और Z केंद्र में है। केंद्र का मतलब होता है दोनों साइड से वो बीचों बीच में बैठे हैं, ठीक है। S और Z दोनों ओर से बीचों बीच में बैठे हैं, इसका मतलब होता है केंद्र का, ठीक है। तो बीचों बीच का बैठने का मतलब हो गया मेरे दोस्त कि S और Z बीच में बैठे हैं। तो 2 इधर से छांट दो, 2 इधर से छांट दो, बिल्कुल। तो केंद्र बचा E। तो यहाँ पर S या Z में से यहाँ पर कोई भी बैठ सकता है, या फिर यहाँ भी S और Z में से कोई भी बैठ सकता है। इसको मिटा देते हैं। यहाँ भी S या Z में से कोई बैठ सकता है, या यहाँ भी S और Z में से कोई बैठ सकता है। जरूरी नहीं है, यहाँ पर कोई डेफिनेट पॉइंट नहीं बोला गया है मेरे दोस्त कि S किधर है और Z किधर है। तो केंद्र में बैठे हैं, इसका मतलब S और Z में से दोनों स्थान में कोई भी कहीं बैठ सकता है। S यहाँ बैठ सकता है या फिर S वहाँ बैठ सकता है। तो Z और S में से कोई क्लियर नहीं है कि दोनों कहाँ कहाँ बैठेंगे, इसीलिए हम इसको बैठा दिए। आगे प्रश्न कहता है A और P अंत में है। कहने का मतलब A और P अंतिम किनारे पर, अगर A यहाँ पर है तो P यहाँ पर है, या फिर P यहाँ पर है तो A यहाँ पर है। इसके लिए आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें क्लियर होगा। आगे प्रश्न कह रहा है A के बाएं तरफ R बैठा है। देखो यहाँ पर जब कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ बैठा होता है तो इसका जो दायां होता है हमारा दायां होता है, और इसका जो बायां होता है हमारा बायां होता है। तो इस प्रश्न में आगे एक पॉइंट बोला है A के बाएं
तरफ आर है, ए के बाएं तरफ आर है। ये बताइए मेरे दोस्त, अगर हम ए को यहाँ पर बैठाते हैं, अगर हम ए को यहाँ पर बैठाते हैं तो यहाँ पर आर के बायां इधर नहीं हो सकता, इधर दायां बचेगा। इसीलिए ये गारंटी हो गया कि मेरे दोस्त ए जब भी बैठेगा तो यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, अब ए के बाएं कौन बैठा है, आर बैठा है, तो आर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। और जब ए यहाँ बैठ चुका है तो ए और पी अंत में बैठे हैं, तो पी फिक्स है कि यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, अच्छा मेरे दोस्त, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पी आर ए एस जेड, पी आर ए एस जेड, ये सब कोई बैठ चुके हैं। बचा क्या, एक्स बचा है, तो एक्स ई खाली स्थान पे आ जाएगा। तो हमारा कुल मिला के अरेंजमेंट ई कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों से प्रश्न क्या पूछा गया है मेरे दोस्त, प्रश्न पूछा गया है पी के दाएं कौन है। ये बताइए मेरे दोस्त, पी के दाएं में कौन है, पी यहाँ पर है, पी का बायां होता है इधर, पी का दायां होता है इधर, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग होगा तो पी का दायां इधर हो जाएगा। कौन, पी के दाएं तरफ कौन बैठा है, तो पी के दाएं एक्स बैठा है मेरे दोस्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही एक्स। कितना आसान और मजेदार प्रश्न था मेरे दोस्त। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे दोस्त। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, 7 नंबर प्रश्न है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी मेरे दोस्त। यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न दी गई है, इस प्रश्न में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन को रखा जाएगा ताकि एक कंप्लीट आकृति बन जाए। तो सबसे पहले ये बॉक्स तो ऐसे बनेगा, इसमें कोई कटौती नहीं होगा। अच्छा, एक लाइन ऐसे खींचा जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, एक जो लाइन है एक कुल मिलाकर ऐसे तो खींचा जाएगा ही। उसके बाद मेरे दोस्त होगा क्या, देखो उसके बाद एक लाइन ये थोड़ा नीचे आएगा, आएगा ना, बिल्कुल। यहाँ आने के बाद ई लाइन आएगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा ई लाइन जो है एक आ जाएगा यहाँ पर, ऐसे बनेगा। तो ऐसे कौन ऑप्शन में दिया है भाई, ऐसे किस ऑप्शन में दिया गया है, ध्यान से देखो। और एक जो लाइन है यहाँ से ऐसे तो चला गया, लेकिन मेरे दोस्त एक लाइन जो है ये जाएगा, ई कोना पर से आएगा, कहाँ पे, ई कोना पर से आएगा यहाँ पर, ऐसे बनाया जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है, देखो यहाँ पर तो सब जगह यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये बॉक्स बनाया हुआ है इसमें सटाकर ये लाइन हम नहीं खींच सकते, ये लाइन नहीं खींच सकते, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 तो हो ही नहीं सकता। अच्छा मेरे दोस्त, हमारे पास एक कलर किया हुआ भाग है, तो कलर किया हुआ भाग हो ही नहीं सकता, इसीलिए ऑप्शन ए गलत हो चुका है। हमारे पास बचा है दो चीजें बची हुई है। यहाँ पर देख रहे हैं ई जो लाइन है यहाँ से ई लाइन नहीं खींच सकते हैं हम, इधर से ई लाइन खींच ही नहीं सकते, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा गलत हो जाएगा। बचा क्या, ऑप्शन नंबर 2 बचा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। कुल मिलाकर यही आंसर। कितना आसान और मजेदार प्रश्न था मेरे दोस्त, ऐसे बनाएंगे इस प्रकार के प्रश्न को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। दर्पण प्रतिबिंब में एक्चुअल होता है क्या मेरे दोस्त, कि जब हम अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं तो हमारा जो चेहरा है ना, दायां हाथ वो बायां दिखने लगता है और जो बायां हाथ है वो दायां दिखने लगता है। ऊपर और नीचे सेम होता है, सर ऊपर है तो ऊपर दिखता है, पैर नीचे है तो नीचे दिखता है। दूसरा पॉइंट क्या है मेरे दोस्त, एक पॉइंट ध्यान से रखिएगा। मान लीजिए ये हमारे पास दर्पण है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये दर्पण है, यहाँ पर एक सर्किल बना हुआ है, यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पर एक चतुर्भुज बना हुआ है। ठीक है, इसका हम लोग आपको बोले इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा पहले सर्किल बनेगा, तब जाके त्रिभुज बनेगा, तब जाके चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट लिखेंगे जिससे ऑप्शन आप बहुत आसानी से छांट सकते हैं। देखो कैसे, जो चीज दर्पण से जितना नजदीक होती है उसका प्रतिबिंब भी उतना नजदीक बनता है। ये दर्पण से नजदीक सर्कल है तो दर्पण से नजदीक में सर्किल है, तो दर्पण से नजदीक में सर्किल बना। दर्पण से थोड़ा दूर त्रिभुज है तो थोड़ा दूर त्रिभुज बना है। दर्पण से और दूर चतुर्भुज है तो दर्पण से और दूर चतुर्भुज बना है। ठीक है, ये बात को आप लोग समझिए कि जो चीज दर्पण से जितना दूर होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर बनता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसका अब तुम प्रतिबिंब आसानी से बना सकते हो। कैसे, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये बॉक्स तो रहेगा, ये बॉक्स के भीतर कैसे बनेगा, सबसे पहले एक लाइन है तो एक लाइन ऐसे खींचा जाएगा,
ठीक है। अच्छा, ई लाइन में एक लाइन ऐसे खड़ा रहेगा, उसके बाद ई लाइन ऐसे जाएगा, उसके बाद यहाँ पर देखो मेरे दोस्त एक त्रिभुज ऐसे बनेगा ऐसे। तो यहाँ पर देखो किस ऑप्शन में इस प्रकार से बनाया हुआ है, क्योंकि दर्पण से नज़दीक में इतना निकला हुआ भाग है तो दर्पण से नज़दीक में निकला हुआ भाग होना चाहिए। दर्पण से दूर में त्रिभुज है, दर्पण से दूर में त्रिभुज बनना चाहिए। तो ऐसा देखो कौन सा ऑप्शन में दिया है मेरे दोस्त, ऐसा देखो ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिया है, गलत। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिया है, गलत। ऑप्शन नंबर डी में ऐसा नहीं दिया है, गलत। हमारे पास ऑप्शन बी में ये नीचे की तरफ नहीं बन सकता, इसीलिए ऑप्शन बी गलत। बचा क्या, ऑप्शन सी बचा, यही इसका राइट आंसर हो गया मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर कुल मिलाकर हूबहू ऑप्शन सी में बनाया हुआ है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ चुके होंगे मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, दी गई आकृति में, नीचे देखो प्रश्न में क्या बता रहा है, यहाँ पर बता रहा है दिए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। दिए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। हमारे पास एक आकृति दी गई है, इस आकृति में कितना त्रिभुज है यही बात को बताना है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त मान लीजिए हम इस त्रिभुज को अलग से बना लेते हैं, इस त्रिभुज को अलग से बनाते हैं। यहाँ पर ये त्रिभुज हमारा बन चुका है, यहाँ पर जो त्रिभुज बना हुआ है वो इस प्रकार से बना हुआ है। ये बताइए इस त्रिभुज में, इस आकृति में टोटल कितना त्रिभुज है मेरे दोस्त, ये जो आकृति है इस आकृति में टोटल कितना त्रिभुज है। तो मेरे दोस्त ध्यान से आपको मैं सिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो त्रिभुज बना है वो 5 त्रिभुज बना है। कैसे कैसे, एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज, ई वाला चौथा त्रिभुज, 4 त्रिभुज आएगा। ई पूरा 12 वाला त्रिभुज कितना, इस आकृति में टोटल कितना त्रिभुज बना मेरे दोस्त, 5 त्रिभुज बना। तो इसमें टोटल 5 त्रिभुज बना है। ठीक है, इस त्रिभुज में कितना इस त्रिभुज में कितना त्रिभुज बना, इस आकृति में टोटल 5 त्रिभुज बना हुआ है। तो ऐसा मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, ऐसा एक आकृति ई है, ऐसा ही आकृति एक नीचे है और ऐसा ही आकृति एक बाएं साइड है। तो ये तीनों में 5-5 बनेगा बिल्कुल। तो इसको हम 3 से गुना कर देंगे तो पूरा में निकल जाएगा बिल्कुल। तो कितना हो जाएगा, 5 या 15 त्रिभुज तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल समझ चुके होंगे। 15 त्रिभुज तो यहाँ से आ गया छोटका छोटका मिला के। ठीक है, 5 आ गया यहाँ से, 5 आ गया यहाँ से और 5 आ गया यहाँ से। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब देखो मेरे दोस्त, अगर इन तीनों आकृति को जब हम एक सटा रहे हैं, जब तीनों आकृति को मिला रहे हैं तो एक ई नया त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, एक त्रिभुज तो ई नया बन रहा है, बिल्कुल सही कहे आपने। उसके बाद मेरे दोस्त एक ई पूरा 12 वाला त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, एक बीच में एक ई पूरा 12 वाला। तो हमारे पास 2 नए त्रिभुज और बन रहे हैं, 2 नए त्रिभुज और बन रहे हैं। तो 15 2 कितना हो जाएगा, 17। इस आकृति में टोटल 17 त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इस आकृति में 5 त्रिभुज कैसे आए हैं, यहाँ पर हमने काउंट करके बता दिया, 1 2 3 4, एक ई पूरा त्रिभुज 5, तो 5 हो गया। और ऐसा ही यहाँ पर भी, ऐसा ही यहाँ पर भी है, ऐसा भी यहाँ पर है। तो 5 को 3 से गुना कर देंगे तो 15 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। और इन सभी को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज ई वाला बनेगा, एक त्रिभुज ई 12 वाला बनेगा। तो 2 और जुट जाएंगे तो 15 2 17। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते। आप लोग, मैं बता दूं मेरे दोस्त, आप लोग प्रश्न को रटिएगा नहीं, प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न है, वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। मेरे दोस्त हमारे पास ये मूल शब्द दिया हुआ है, इन शब्द का यूज करके कौन सा शब्द नहीं बना सकते, यही बात को बताना है। चलिए तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगता है, लॉजिक जैसे ऑप्शन ए अगर हम बना सकते हैं तो ऑप्शन ए में जितना भी लेटर है ना वो मूल शब्द में मौजूद होना चाहिए, यानी मूल शब्द में उपस्थित होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन ए का पूरा लेटर को हम देखते हैं कि मूल शब्द में है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, NAT, ऊपर में कहीं NAT है, बिल्कुल है। उसके बाद ION यहाँ से उठाकर पूरा को रख दिया गया। इसका मतलब ऑप्शन ए तो हम बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, एग्जाम,
ऊपर में देखो एग्जाम यहाँ से उठाकर केवल लिख दिया गया, इसका मतलब इसको भी बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी MENT, एम है उसके बाद ई है बिल्कुल है, उसके बाद में एन है बिल्कुल है, उसके बाद में टी है बिल्कुल है, उसके बाद में आई है बिल्कुल है, उसके बाद में ओ है बिल्कुल है, उसके बाद में एन है बिल्कुल है। इसका मतलब इसको भी हम बना सकते हैं। इसका मतलब जब हम सब बना सकते हैं तो कुल मिलाकर ऑप्शन डी को ही नहीं बना सकते, इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन डी को हम काहे नहीं बना सकते, इसको भी जांच करेंगे। ऑप्शन नंबर डी में ए एम, यहाँ पर ए है एम है बिल्कुल है, उसके बाद बी है। मेरे दोस्त ऊपर देख रहे हैं जो ए मूल शब्द लिखा है, इसमें कहीं भी बी लेटर का यूज नहीं किया गया है, इसमें कहीं भी बी लेटर का यूज नहीं किया गया। तो ये बताइए ऑप्शन नंबर डी में बी लेटर हम कहाँ से ले आ सकते हैं? जब मूल शब्द में कहीं भी बी लेटर नहीं है तो हम ऑप्शन नंबर डी में बी लेटर का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी हम नहीं बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए दोस्त, 11 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है और क्या प्रश्न कह रहा है इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है नीचे दिए गए शब्द GRAIN ग्रेन के लिए समूह बताइए। नीचे दिए गए शब्द ग्रेन के लिए समूह बताना है। मेरे दोस्त दिए गए शब्द देखो, यहाँ पर हम जो यहाँ पर ग्रेन लिखा है ना, इस ग्रेन का शब्द यहाँ पर ग्रेन शब्द के लिए कोड क्या होगा, ये चारों ऑप्शन में से बताना है। तो मेरे दोस्त ये मैट्रिक्स का प्रश्न है हमारा, और मैट्रिक्स का प्रश्न SSC में बहुत पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को हम चैप्टर से भी अब प्रश्न को शामिल करना शुरू किए हैं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हो गया है, यहाँ पर लिखा गया है G, उसके बाद में R है, उसके बाद में A है, उसके बाद में आई है और उसके बाद में क्या है, एन है ना। तो इस ग्रेन के लिए कोड क्या होगा, ये बात को बताना है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले यहाँ पर हम इस प्रकार के प्रश्न को करते हैं। क्या इसमें सबसे पहले हम ऑप्शन से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ऑप्शन से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ऑप्शन में हम कैसे सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम मान लीजिए यहाँ पर एन लिखा हुआ है तो इस एन का कोड लिखना है। तो एन का कोड हम जानते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जाएंगे हम लोग रो में, उसके बाद हम लोग जाएंगे कॉलम में। तो सबसे पहले रो में ऐसे जाते हैं और कॉलम में हम ऐसे जाते हैं। तो रो में मेरे दोस्त सबसे पहले जाएंगे तो रो में कितना है, 1 है, रो में है 1 और कॉलम में कितना है, कॉलम में 2 है। तो ये जो एन का कोड हो जाएगा 12 हो जाएगा। हम एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं। तो मेरे दोस्त सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इसमें करते क्या है, रो में जाते हैं, उसके बाद हम लोग कॉलम में जाते हैं। रो मतलब ऐसे लाइन होता है और कॉलम मतलब ऐसे लाइन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम ए को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये किसके लिए लिखा हुआ है, ये एन के लिए लिखा हुआ है। लास्ट में क्या है, एन। तो ये ऑप्शन में जितना भी लास्ट में लिखा हुआ है ये एन लिखा हुआ है, क्योंकि बाई ऑप्शन हम जाते हैं, इस प्रश्न को ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। लेकिन ऑप्शन से भी सॉल्व करने में इसको हम पीछे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम पीछे से सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, ये बात को पकड़िएगा। पीछे से सॉल्व किया जाता है ताकि जल्दी बन जाए क्वेश्चन 2 सेकंड में, ठीक है। तो हमेशा इसको पीछे से चेक किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अगर मान लीजिए सही है तो ऑप्शन से सही है। तो यहाँ पर 7 और जो 6 लिखा हुआ है ये किसके लिए यूज होगा, एन के लिए, क्योंकि लास्ट में एन है। तो एन के लिए देखेंगे कि 7 6 पे एन आ रहा है, यानी रो में 7, देखो यहाँ लिख ही देखते हैं, 7 और 6 है ना। तो यहाँ पर रो में जाना है 7 और कॉलम में जाना है 6। रो में जाना है 7 और कॉलम में जाना है 6। तो रो में हम 7 जाएंगे और कॉलम में मेरे दोस्त हम 6 जाएंगे, ठीक है। तो देखो रो में 7वें पे जाएंगे, कॉलम में हम जाएंगे 6। तो मेरे दोस्त 7 और 6 76 पे जानते हैं एस आता है, जबकि हमें आना कितना चाहिए, एन आना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन ए हो गया गलत। कैसे किए हैं मेरे दोस्त, लास्ट में 7 6 लिखा हुआ है, वो 7 6 किसका कोड होगा, एन का होगा। तो हम चेक करेंगे 7 6 पे एन आता है कि नहीं। तो 7 6 पे एस आता है तो एन आ ही नहीं सकता, इसीलिए ऑप्शन ए गलत। चलिए ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी क्या है, 8 और 9। 8 9 का मतलब क्या है मेरे दोस्त, रो में जाना है 8 और कॉलम में जाना है 9। तो 8 और ऊपर में जाना है क्या,
8, रो में 8 जाना है और कॉलम में 9 जाना है। तो यहाँ पर भी मेरे दोस्त एस लेटर का यूज है, यहाँ पर भी एस लेटर का यूज है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत हो गया, क्योंकि 8 9 का प्रयोग एस के लिए किया गया है। अब हम देखेंगे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है मेरे दोस्त, 2 और 1 है, 2 1 21। ई किन के लिए यूज होना चाहिए, एन के लिए यूज होना चाहिए। 2 और 1, रो में जाना है 2 और कॉलम में जाना है 1। तो रो में जाएंगे 2 और कॉलम में जाएंगे 1। बिल्कुल यहाँ पर एन लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। इसको बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले हम ऑप्शन डी को देख लेते हैं। ऑप्शन डी में क्या है, डबल 4, यानी रो में भी 4 जाना है और कॉलम में भी 4 जाना है। तो रो में 4 और कॉलम में 4। यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा है, यहाँ पर ए लिखा है, यानी यहाँ पर ए आएगा। इसका मतलब मेरे दोस्त ऑप्शन डी भी गलत बचा। क्या, ऑप्शन सी यही हो गया इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो चुका है। हम इसको चेक करें या ना करें, हमारा आंसर आ चुका है कंफर्म। लेकिन अभी तो हम लोग सीख रहे हैं, तो हम चेक करके बता देते हैं। 2 1 तुम चेक कर लिए, एन के लिए यूज हुआ। डबल 1, यहाँ देखो रो में भी 1 और कॉलम में भी 1, रो में भी 1 और कॉलम में भी 1। बिल्कुल यहाँ पर आई लेटर के यूज हुआ है और बिल्कुल भी एन के बाद आई है शब्द में। अच्छा, उसके बाद मेरे दोस्त देखेंगे 6 9, यानी कि रो में 6 और ऊपर जाएंगे 9। 6 9 में क्या है, ए है, तो बिल्कुल भी तीसरा लेटर ए है लास्ट से। अच्छा मेरे दोस्त आगे देखेंगे, उसके बाद डबल 6 है, तो 6 और 6, 6 6 पे आर है, बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद देखेंगे मेरे दोस्त 2 3, 2 रो में 2 जाना है और कॉलम में 3 जाना है। बिल्कुल जी लेटर का यूज हुआ है। इसका मतलब ग्रेन के लिए जो ऑप्शन जो समूह होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तुम चाहो तो इसको चेक करो या ना करो, तुम सीख जाओगे तो बिल्कुल चुटकी बजाते हैं इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आप हम लोग बढ़ते। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो एक बार और जरूर देखिएगा, तब भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न के लिए हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हमारा मैथमेटिक्स ऑपरेशन चैप्टर से लिया गया है और ये बोर्ड मास से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर क्या बोला जाता है, यहाँ पर बोला गया है ए का अर्थ है भाग, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुना, डी का अर्थ है भाग, तो दिए गए व्यंजक का मान होगा। यहाँ पर क्या बात को बताया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है जहाँ भी ए है, जहाँ भी ए है उसके जगह पे क्या लेना है, ए के जगह पे लेना है प्लस, और जहाँ भी बी है बी के जगह पे क्या लेना है माइनस। ठीक है। अच्छा सी के जगह पे क्या लेना है मेरे दोस्त, गुना, और डी के जगह पे क्या लेना है, डी के जगह पे लेना है भागा। ये बात को समझ रहे हैं आप लोग। जब ये बात आप लोगों को समझ में आ गया है तो इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। यहाँ क्या है 20, 20 के बाद में क्या है बी, तो बी के लिए क्या लेना है माइनस 30, 30 के बाद में क्या है ए के लिए क्या लेना है प्लस 15, सी के जगह पे क्या लेना है गुना, कितना 20, 20 के बाद में क्या है डी के लिए क्या लेना है भागा, उसके बाद में क्या है 5। अच्छा मेरे दोस्त इसको अब हम सॉल्व करेंगे, जानते हैं किस तरीका से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास से, BODMAS। और बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास कहता है बी से ब्रैकेट, जो कि इस प्रश्न में नहीं दिया है, वो मतलब ऑफ भी इस प्रश्न में नहीं दिया है। उसके बाद बोडमास जो है ना BODMAS, बी से ब्रैकेट इस प्रश्न में नहीं दिया, ओ से ऑफ भी नहीं दिया, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब हुआ मेरे दोस्त कि सबसे पहले भाग का काम होगा, उसके बाद गुना का, तब प्लस का, तब जाकर माइनस का। तो इस बोडमास के अकॉर्डिंग इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, और किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आपको मैं सिखा भी देता हूँ। सबसे पहले भाग का काम होगा, तो 20 ऐसे ही ठीक है, माइनस 30 ऐसे ही ठीक है, उसके बाद प्लस 15 ऐसे ही ठीक है, बीच में गुना, तो गुना, इस 20 को 5 से हम भागा करेंगे, 20 को 5 से भागा करेंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम आगे जब सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, ये 20 ऐसे ही ठीक है, माइनस का 30 ऐसे ही ठीक है, ये बात समझ रहे हैं, माइनस का 30 ऐसे ही ठीक है, बीच में प्लस तो प्लस, इसके बाद गुना का काम होगा, तो 15 गुना 4 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 60 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा, प्लस वाले को एक साथ जोड़ा जाता है, तो 20 प्लस का और 60 प्लस का, ये दोनों मिलकर 80 हो जाएगा प्लस का, और माइनस कितना है 30, तो 80 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा मेरे दोस्त 50 बचेगा। और 50 को किस ऑप्शन में रखा गया,
गया है, ऑप्शन नंबर सी में रखा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न कहता है बहन है, भतीजा है और माता के बीच में सही बेनारे को बताना है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हम सबसे पहले रिलेशन बताते हैं। देखो, बहन और भतीजा के बीच में कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि बहन मेरे दोस्त, क्योंकि बहन क्या है? स्त्रीलिंग है, भतीजा क्या है? पुरुष है। तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, यहाँ देखेंगे बहन और माता के बीच में रिलेशन है, बिल्कुल, क्योंकि कुछ बहन जो होती है माता होती है और कुछ माताएं बहन होती है, क्योंकि सारे बहन माताएं नहीं बनती और जितना भी माताएं होती है वो बहन नहीं होती किसी का। ठीक है, इसका मतलब कुछ बहन माताएं हैं और कुछ माताएं बहन है। अब भतीजा और माता के बीच में भी नो का रिलेशन होगा। इसका मतलब इसमें एक सम का रिलेशन और एक दो नो का रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ई हो जाएगी बहन, बी से बहन, ई हो जाएगी एम से माता, ठीक है, आई हो जाएगा एफ से भतीजा। ये बात कैसे हमने कहा है? हमने इसलिए कहा है क्योंकि कुछ माताएं, जो इतना भाग है ना, इतना कुछ माताएं बहनें हैं और कुछ बहन माताएं हैं और भतीजा इनसे अलग हो जाएगा। इसका जो वेन डायग्राम बनेगा मेरे दोस्त, बहन के लिए अलग बनेगा, माता के लिए अलग बनेगा, भतीजा के लिए अलग बनेगा। सॉरी, माता और बहन का ये सम का रिलेशन होगा, क्योंकि कुछ माताएं बहन है और कुछ बहन माताएं होती है, कुछ बहनें माताएं होती है और कुछ माताएं बहनें होती है, भतीजा अलग होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर प्रश्न है, जिस प्रकार सोना का रिलेशन सोनार से है, जिस प्रकार सोना का रिलेशन सोनार से है, उसी प्रकार चमड़ा का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, यही बात को बताना है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो जो सोनार जो है ना, ये जो सोनार है, ये किसी भी चीज को, सोनार किसी भी चीज को बनाने के लिए किस चीज का यूज करता है? सोनार का यूज करता है। सोना, सोना का यूज करता है सोनार। देखो, जो सोना का यूज कौन करता है? सोनार। सोना का कोई भी चीज बनाने के लिए सोनार यूज करता है। सोना का यूज सोनार करता है कोई चीज आभूषण बनाने के लिए। उसी प्रकार चमड़ा का यूज कौन करता है? चमड़ा का यूज मोची करता है मेरे दोस्त। चमड़ा का यूज मोची करता है कोई भी चीज बनाने के लिए। ये बात समझ में आ गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अच्छा मेरे दोस्त, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखो यहाँ पर क्या लॉजिक है, सोना का यूज करके सोनार आभूषण बनाता है, उसी प्रकार चमड़ा का यूज करके मोची कोई भी चीज बनाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से लिया गया है। प्रश्न क्या है? ए बी की पिता है, सी बी की पत्नी है, डी सी का पुत्र है, ए डी का क्या है? ये प्रश्न है मेरे दोस्त। सबसे पहले ब्लड रिलेशन को बताने से पहले मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगा। पहला पॉइंट, जहां भी देखो, जहां भी पुरुष जेंडर होगा उसको हम लोग बंद करेंगे त्रिभुज में, ताकि लिंग मालूम चले। आज जहां भी महिला जेंडर होगा, महिला जेंडर के लिए हम लोग क्या करेंगे? वृत्त का यूज करेंगे। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? पुरुष जेंडर के लिए त्रिभुज यूज करते हैं, महिला जेंडर के लिए सर्किल। और जहां भी पति पत्नी, जैसे ये पुरुष ये हो गई, ये महिला ये पुरुष, ये पति पत्नी है, तो इन दोनों के बीच में एक छोटा प्लस सिंबल का हम लोग यूज कर देते हैं। पति पत्नी के लिए बीच में छोटा सा प्लस सिंबल का यूज करेंगे, नहीं तो मालूम चल जाएगा ये भाई है ये बहन है। तो अच्छा, आपको अगर फैमिली ट्री बनाने में दिक्कत होगी तो हमारे चैनल पर जाकर एक वीडियो पढ़ा हुआ है, जरूर देखिएगा। चलिए, तो हम पुरुष जेंडर के लिए त्रिभुज यूज करेंगे, महिला जेंडर के लिए सर्किल। अब हम इस प्रश्न को समझा रहे हैं, आप बना रहे हैं, बिल्कुल चुटकी बजाते ही इसका आंसर तुम आसानी से करोगे। क्या है प्रश्न है, ए बी के पिता है। जो ए है मेरे दोस्त, ए वो बी के पिता है तो बी से ऊपर आएंगे। ए बी का पिता है तो ए बी से ऊपर आएंगे। ए का लिंग मालूम है, ए पुरुष जेंडर है, इसीलिए इसको हम त्रिभुज में बंद कर देंगे। ये बात बिल्कुल समझ गए होंगे। ए बी का पिता है तो ए बी से ऊपर आएंगे और त्रिभुज में बंद करेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पर ए का लिंग मालूम है
आगे प्रश्न कहता है सी बी की पत्नी है। जो सी है वो बी का पत्नी है, जो सी है वो बी का पत्नी है। अब पत्नी है इसीलिए इसको बंद करेंगे वृत्त में। ये पत्नी है तो फिक्स है कि बी को पुरुष बनना मजबूरी हो चुकी है। आई पति पत्नी है तो इन दोनों के बीच में एक प्लस सिंबल का हम यूज कर देंगे। अच्छा, आगे प्रश्न कहता है डी सी का पुत्र है। डी सी का पुत्र है, जो डी है वो सी का पुत्र है। डी जो है वो सी का पुत्र है तो सी से नीचे आएगा। अब पुत्र है इसीलिए त्रिभुज में हमने बंद कर दिया। अब हमारा ये फैमिली ट्री बन चुका है। हमसे जितना भी प्रश्न पूछ ले मेरे दोस्त, हम सारे प्रश्न का आंसर चुटकी बजाते ही दे सकते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है डी ए का क्या है? जो डी है वो ए का कौन है मेरे दोस्त? जो डी है वो ए का कौन है? तो ए का बेटा है बी, बिल्कुल। आई बी का पत्नी है सी, सी का बेटा है डी। इसका मतलब बी का भी बेटा हुआ डी, क्योंकि बी की पत्नी के बेटा डी है तो बी का बेटा डी नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ए का बेटा है बी और बी का बेटा है डी, तो ए का डी कौन होगा? ए का जो डी होगा मेरे दोस्त पोता होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा मेरे दोस्त, अगर आपको फैमिली ट्री बनाने में दिक्कत हो रही होगी ना, तो हमारे इस चैनल पे एक ब्लड रिलेशन का वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर उसको जरूर देखिए, ताकि फैमिली ट्री बनाने में आपको आज के बाद कभी भी दिक्कत ना आए। क्योंकि ऐसे बनाने से कभी भी ब्लड रिलेशन में प्रश्न गलत नहीं होते हैं। हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।